Hello student, how are you? Hope you all are fine. Today we are starting the last section of the chapter French Revolution. In this we will study about did women have a revolution and other topics. So our first topic is did women have a revolution? क्या औरतों ने कोई क्रांतिकारी घटना करी? उन्हें अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो शुरुआत से ही वीमेंस जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेटेंट थी फ्रांस सोसाइटी में। ठीक है, उन्होंने इस होप के साथ ये रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया कि उनकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी। ठीक, खासकर थर्ड ई स्टेट की जो वीमेंस थी वे वर्क भी किया करती थी अपने ज़िंदगी को अपने डेली लाइफ को चलाने के लिए वे साथ में वर्क किया करती थी, जैसे कि स्टीमस्टर और लॉन ड्रेसर्स। वो फल फूल बेचा करती थी, वेजिटेबल्स बेचा करती थी मार्केट्स में, या फिर किसी डोमेस्टिक सर्वेंट बन के रहा करती थी किसी पॉस्परस हाउस में। वीमेंस लोगों को उस समय तक एजुकेशन का अधिकार नहीं था, ना ही जॉब ट्रेनिंग का। बस कुछ नोबल्स और अमीर घराने की बेटियों को ही यह अधिकार प्राप्त था। थर्ड स्टेट की औरतों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था, बल्कि पर नोबल क्लास की नोबल्स और वेल्थियर मेंबर की लड़कियों को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट भेजा जाता। बाद में उनकी अरेंज मैरिज भी कर दी जाती। ठीक है, जो विमेंस थी वे अपने परिवार का ख्याल रखती, खाना बनाती, पानी भरने जाती, लाइन में लग के ब्रेड लेती और बच्चों को भी देखती। ओके, और इसके साथ साथ अगर वो काम भी करती तो उनका वेजेस जो था पुरुषों के मुकाबले बहुत कम था। तो ये सारी बातें भी डिस्कस करने लगे वुमेन्स लोगों ने और अपना एक पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया और न्यूज़पेपर में अपनी बातें अपने विचार छापने लगे। ठीक है, फ्रांस में टोटल 60 वुमेन्स क्लब बन चुके थे बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, उसमें से एक जो सबसे फेमस क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिकन विमेन। ठीक है, और उनकी डिमांड थी कि विमेंस को भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। विमेंस जो थी वो बहुत डिसअपॉइंट थी 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था उसमें, क्योंकि विमेंस लोग को पैसिव सिटीज़न में रखा गया था। ठीक है, और उनको उन्होंने डिमांड किया था कि उन्हें भी वोट का अधिकार मिले और वे भी असेंबली में एक पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सके। ठीक है, पर कोई भी गवर्नमेंट ने उनकी इन बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, शुरुआती समय में रिवॉल्यूशनरी जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई उन्होंने विमेंस की लाइफ को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया। ठीक है, उन्हें स्कूल भेजा गया। ठीक है, सारे लड़कियों को, चाहे वो कोई भी ई स्टेट से बिलोंग करती हो, सबको स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा किसी भी औरतों को फोर्सफुली शादी के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, शादी जो है उस समय कॉन्ट्रैक्ट बना दी गई जिसे फ्रीली रजिस्टर्ड किया जा सकता था सिविल लॉ के तहत। डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया दोनों के लिए, मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए। दोनों में से कोई भी चाहे तो वो लीगल तरीके से डिवोर्स ले सकते हैं। वुमेन्स लोगों को ट्रेन किया गया जॉब्स के लिए। वे अगर आर्टिस्ट बनना चाहे या वे स्मॉल बिजनेस खोलना चाहे तो वे बिल्कुल आज़ाद थी। पर विमेन का स्ट्रगल जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए था वो बहुत लंबे समय तक चला। रेंज ऑफ टेरर में भी जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट सत्ता में थी, जिसके बारे में उन्होंने पिछली वीडियो में बात भी किया है। ठीक है, वे अपने उनके सत्ता में आने के बाद
जितने वीमेंस क्लब थे सबको बैन कर दिया गया और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को छीन लिया गया। ठीक है, बहुत सी वीमेंस को अरेस्ट किया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वीमेंस अपने वोटिंग राइट के लिए और इक्वल वेजेस के लिए कंटिन्यू लड़ती रही। उनकी ये पॉलिटिकल राइट्स और ये बाकी जो अपने अधिकारों की लड़ाई 200 सालों तक चली। हाँ, जो वोटिंग राइट थी उसको डिमांड वो इंटरनेशनल लेवल तक करने लगी, पर लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, फ्रेंच वीमेन अपने इस रिवॉल्यूशनरी ईयर में अपने आप को, अपनी यादों को इंस्पायर करती रही और आखिर में 1946 में फ्रांस में उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। ठीक, उनमें से एक जो विमेंस रिवॉल्यूशनरी थी उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है ओलंपिया दी जियोस, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्लिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का अंत। हुआ यूँ कि रिवॉल्यूशनरी जो सोशल रिफॉर्म थे जैकोबिन रीजन में, उन्होंने स्लेवरी को ख़त्म करने की बात फ्रांस कॉलोनी में की, पर उस समय तक कॉलोनियल जो कैरिबियन आइलैंड्स में, कैरिबियंस में थे, जैसे मार्टिनिक्यू, जोडोप्योल और सैन डोमिंग, ये एक इम्पोर्टेंट सप्लायर थे कुछ इम्पोर्टेंट एकोमोडिटीज़ का, जैसे टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी का। ठीक है, यूरोपियन जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी लेबर्स और पेशेंट्स की। ठीक है, इसका कारण क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैकोबियन रीजन में जो स्लेवरी थी उसको फ्रेंच कॉलोनी ने बैन कर दिया था, उसको ऑब्लाइज कर दिया गया था। तो जो लेबर्स की डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेडर थे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, उन्होंने बीच में एक समझौता हुआ और 17th सेंचुरी में फ्रांस लोगों ने पोर्ट बॉर्डियक्स और नतिन में, अफ्रीकन कोस्ट में स्थित ये दो बड़े शहर हैं, वहाँ पे उन्होंने लोकल शेफेट्रियन से अफ्रीका के जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, उनको ख़रीदना चालू किया। उन्हें ब्रांड किया गया, उनके ऊपर चिन्ह लगाया गया और उन सबको एक शिप में अच्छे से पैक करके, बांध करके 3 महीने की समुद्री यात्रा पे छोड़ दिया गया, ताकि वह अटलांटिक में स्थित अपने कैरेबियन में जा सके और वहाँ पे उनको प्लांटेशन ओनर लोग खरीद सके। इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन जो स्लेव्स, गुलाम लेबर्स के साथ हो रहा था, इसको देखते हुए यूरोप में डिमांड बढ़ गई और वहाँ पे लेबर्स की तादाद बढ़ने के कारण शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, इसकी बिक्री मार्केट में अच्छी होने लगी और धीरे धीरे बॉर्डियक्स और नेरेंस ये एक इम्पॉर्टेंट स्लेव ट्रेडर सिटी बन गए। 18th सेंचुरी के शुरुआत में आते आते जो स्लेवरी है उसको फ्रांस में क्रिटिसाइज करने लगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि स्लेव लोग की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। नेशनल असेंबली ने डिबेट भी हुआ कि राइट्स ऑफ जो मैन है उन्हें आगे बढ़ा के फ्रेंच जो कॉलोनीज़ बनी हुई हैं कैरेबियन में, वहाँ पे भी पास किया जाए। अगर पास किया जाता तो वहाँ पे गुलाम भी था, उनको भी ये राइट्स मिल जाते, पर ये लॉ पास नहीं किया गया। उन्हें डर था कि कहीं बिजनेस जो मैन है और उनसे जो उनको टैक्स और इनकम मिल रही है, कहीं वो और उनके खिलाफ ना चले जाए, क्योंकि उनका बिजनेस पूरा स्लेव ट्रेड पे ऊपर ही निर्भर है। और फाइनली 1974 में सब स्लेव को फ्री कर दिया गया अक्रॉस सारे फ्रांस कॉलोनीज़ में। ओके, पर 10 सालों के बाद नेपोलियन जैसे ही सत्ता में आया, उसने वापस
स्लेवरी थी उसको शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने अफ्रीकन निग्रोज जो लोग थे उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट मान करके उन्हें गुलाम करने लगे और बेचने लगे। फाइनली जो स्लेव ट्रेडर्स थे, स्लेव को वो 1848 में जा कर के ख़त्म हुआ। ओके स्टूडेंट, और अब हम अपने लास्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं, वो है द रिवॉल्यूशन एंड डेली लाइफ। ठीक है, हमने देखा कि जो पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं लोगों के पहनावे में, लैंग्वेज में, और उसका कारण था बुक रीडिंग। हाँ, क्योंकि 1789 में फ्रांस जो था, उसके बाद जो घटना घटी उसके बाद मैंस, वीमेन और चिल्ड्रन सबकी लाइफ बदल गई। ये रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अपने आप को बढ़ाने के लिए एक ऐसा लॉ पास किया जिससे सारे लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी और अपनी एवरीडे प्रैक्टिस के लिए छूट मिली। ये जो लॉ था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, जो बैसलेस में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 1789 में जो घटना हुई, उसके बाद जब नेशनल असेंबली सत्ता में आई तो उन्होंने सेंसरशिप का ऑबलाइजेशन कर दिया, उन्होंने सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया। होता ये था पुराने समय में कि जो भी रिटर्न मटेरियल होते थे, जो भी कल्चर एक्टिविटी होती थी, जो भी बुक्स और न्यूज़पेपर छपा करते थे, उनको पब्लिश होने से पहले किंग के सेंसर जो मिनिस्टर थे उनके पास अप्रूवल के बाद जाना पड़ता था और वे अप्रूव करते तब वो छपते थे। पर जैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मैन ऑफ सिटीज़न आया और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिल गया, जो कि एक नेचुरल राइट के तौर पे उभरा, उसके बाद न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट, बुक्स, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, ये इसकी तो बाढ़ आ गई शहरों में, खासकर फ्रांस के शहरों में, और वहाँ से ये सारे गाँव में फैलने लगा। ठीक है, इसमें सारे चेंजेस जो फ्रांस में हो रहे उसके बारे में बात होती थी। ठीक है, प्रेस में अपोजिशन व्यू वाले भी अपनी बात रख सकते थे कि वो हर एक इवेंट, हर एक घटना को जो ओपिनियन होता था वो खुल के रख पाते थे, जिसके कारण लोगों के बीच में आइडियाज़, विचार फैलने लगे। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिवल्स, प्रोसेशन, ये लोगों को अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, और इस तरीके से जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, जस्टिस है, इसका पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उनके द्वारा लिखी गई किताबें लोग जो थोड़े बहुत ही एजुकेटेड लोग थे उनके माध्यम से बाकी जगह, बाकी फ्रांस में फैलने लगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन? आखिरी में क्या हुआ? 1848 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को एम्पर अपने आप को घोषित कर दिया, और आसपास की जितनी यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे वे अपनी डायनेस्टी स्थापित करने लगा, वहाँ हमला करने लगा और वहाँ पे वो अपनी सत्ता लगाने लगा। वहाँ पे वे अपने रिश्तेदारों को, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में वो हमला करके जीतता और अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे राजा बना देता। ठीक है, नेपोलियन को पहले एक मॉडर्नाइज यूरोपियन या फिर एक रिवॉल्यूशनरी के तौर पे देखने लगा, जो यूरोप में मॉडर्नाइजेशन लाने वाला है। ठीक है, वो उसने बहुत से बड़े कदम उठाए, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है, डेसिमल सिस्टम, इस तरह की बहुत सी लिबरल चीज़ें और मॉडर्नाइज चीज़ें उन्होंने की। नेपोलियन को एक लिबरेटर के तौर पे देखा जाने लगा, जो लोगों को बहुत सी चीज़ों से आज़ाद करेगा। पर बाद में जल्दी ही नेपोलियन आर्मी का व्यू बदल गया और वो एक इन्वेडेड फोर्स हो गई। वे सत्ता के भूखे हो गए और अपनी सत्ता बढ़ाने में ध्यान देने लगे, और फाइनली वो वाटरलू के युद्ध में 1815 को हार गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। पर उसके जो आइडियाज़ थे, जो उसने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ लाए थे, लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ था, वो यूरोप में अपना इम्पैक्ट आज भी कायम करने लगा, लंबे समय तक कायम करने लगा। और नेपोलियन के जाने के बावजूद भी उनकी किए गई जो चेंजेस थे उसको आगे बढ़ाया गया। तो जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था, डेमोक्रेटिक राइट था, वो एक इम्पॉर्टेंट लेगेसी था फ्रांस रिवॉल्यूशन का, जो सिर्फ फ्रांस में नहीं बाकी यूरोपियन कंट्री में 19वीं सेंचुरी तक फैल गया, और उसके बाद उनके
फूडल सिस्टम में जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी वहाँ फैलने लगा, ठीक है। और फूडल सिस्टम ओबलाइज कर दिया गया, जो एम्परर था, जो राजा का राज्य था, वो पूरी तरह ख़त्म ही हो गया। जो कॉलोनीज पीपल के में भी आइडिया ऑफ फ्रीडम घर करने लगा और वे भी मूवमेंट के द्वारा एक नेशन स्टेट की मांग करने लगे। इंडिया में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ये दो ऐसे एग्जाम्पल थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस सेक्शन के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।